मान लीजिए कि एक बहुत ही शानदार घर बन रहा है। हाँ, मतलब बाहर से देखने पर किसी सपनों के महल जैसा। बिल्कुल। नींव इतनी मजबूत है कि भूकंप का भी कोई असर ना हो, और दीवारें एकदम शीशे की तरह चमक रही हैं। लेकिन अंदर से वो कैसा है? यही तो बात है। जब कोई इंसान उस घर के अंदर कदम रखता है तो वहां अजीब सा सन्नाटा है। कोई रोशनी नहीं, कोई गर्माहट नहीं। जो लोग वहां रहते हैं उनके बीच आपस में कोई बातचीत या जुड़ाव ही नहीं है। बस ईंट और पत्थर का एक खाली और ठंडा ढांचा है। ये तो बहुत ही उबाऊ और खालीपन वाला एहसास है। है ना? और जरा इसके ठीक उल्टे हालात के बारे में सोचिए। एक ऐसा घर जहां अंदर अपार प्रेम है, गजब की शांति है, जहाँ लोग ध्यान और दर्शन की गहरी बातें करते हैं। एकदम सही। लेकिन उस घर की छत से पानी टपक रहा है। दीवारें इतनी कमजोर हैं कि किसी भी पल ढह सकती हैं। मतलब दोनों ही तस्वीरें हमें एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी देती हैं। हाँ, पहली स्थिति में सब कुछ बाहर से एकदम परफेक्ट है, लेकिन अंदर एक भयानक खालीपन है। सही बात है। और दूसरी स्थिति में लोग अंदर से बहुत अमीर हैं, बहुत शांत हैं, लेकिन बाहरी दुनिया की सच्चाई उनके लिए एक डरावना सपना बन चुकी है। और यही वो विरोधाभास है जो हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा के केंद्र में है। आज के इस गहन अध्ययन में हम जिन नोट्स और विचारों पर बात करने वाले हैं वो पी.आर. सरकार द्वारा लिखे गए लेख द सिंथेसिस ऑफ ओरिएंटल सोल एंड ऑक्सीडेंटल साइंस पर आधारित हैं। जिसका सीधा सा मतलब है पूर्व की आत्मा और पश्चिम के विज्ञान का समन्वय। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि क्या हम उस टपकती हुई छत को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना उस घर की गर्माहट और शांति को खोए। जो कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, मतलब क्या विज्ञान और अध्यात्म हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, या फिर ये दोनों मिलकर उस परफेक्ट समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसकी आज हम सबको तलाश है? देखिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत सरकार के लेख में एक बहुत ही बुनियादी विचार से होती है। अच्छा, वो क्या है? वो कहते हैं कि मानव समाज मूल रूप से एक ही है। मतलब इंसानों की भावनाएं, उनके दुख दर्द हर जगह एक जैसे हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया को देखने और समझने के नजरिए की बात करते हैं ना, चीजें बदल जाती हैं। जी, इतिहास में पूर्व यानी एशिया और पश्चिम यानी यूरोप और अमेरिका की मानसिक संरचनाएं दो अलग-अलग दिशाओं में चली गईं। मतलब उन्होंने सच्चाई तक पहुंचने के लिए दो एकदम अलग रास्ते चुने। बिल्कुल। और यहीं से हम पूर्व के उस दृष्टिकोण को खंगालना शुरू करते हैं जो सदियों से हमारे लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। जो स्रोत हमने देखे हैं वो बताते हैं कि पूर्व का नजरिया हमेशा से सब्जेक्टिव यानी अंतर्मुखी रहा है। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया पर फोकस किया। जी, पूर्व ने हमेशा आत्मिक चेतना पर सबसे ज्यादा जोर दिया। वहां के दर्शन का एक ही मूल मंत्र रहा है, आत्मानम विद्धि, जिसका मतलब है खुद को जानो, है ना? एकदम सही। अगर हम पुराने एशियाई दर्शनों को देखें तो उन्होंने हमेशा लोगों को क्षणिक भौतिक सुखों जैसे अच्छा खाना, धन दौलत, आलीशान जीवन, इन सबको त्यागने को कहा, जिसे वो प्रेय कहते हैं। हाँ, उन्होंने प्रेय को त्याग कर श्रेय यानी परम कल्याण और मानसिक शांति को अपनाने की शिक्षा दी। शुरुआत में तो ये बहुत ही गहरा और अर्थपूर्ण विचार था। पर एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए। हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि शांति खोजना, ध्यान करना और इस मोह माया से दूर रहना सबसे महान काम है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि इंसान का यही शांति खोजना एशिया के पतन का कारण बन गया? ये सवाल बहुत लाजमी है। देखिए, शांति खोजना या खुद को जानना कभी गलत नहीं था। अच्छा। समस्या तब शुरू हुई जब कुछ अद्वैतवादी दर्शनों ने इस विचार को खींचकर एक बहुत ही खतरनाक अतिवाद, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया। ओहो। उन्होंने एक नारा दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका मतलब है कि केवल वो ऊपर बैठी परम सत्ता ही सच है। जी, और ये जो दुनिया हमें दिख रही है, ये पूरी तरह से झूठी है, एक माया है, बस एक भ्रम है। तो फिर इस दुनिया में कुछ भी करने का क्या ही फायदा? सटीक बात, यही तो हुआ। जरा सोचिए कि ये विचार जब आम लोगों के दिमाग में बैठा होगा तो समाज पर इसका क्या असर हुआ होगा? लोग एकदम निष्क्रिय हो गए होंगे। बिल्कुल। जब किसी समाज को ये सिखा दिया जाता है कि ये दुनिया महज एक सपना है, तो भौतिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है। हाँ, मतलब अगर बीमारी एक माया है तो हम अस्पताल बनाने या नई दवाइयां खोजने के लिए रिसर्च क्यों करें? सही कहा। अगर गरीबी झूठी है तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नई तकनीक क्यों लाएं? इस अत्यधिक आदर्शवाद ने
लोगों को संसार की वास्तविक और कड़वी सच्चाइयों से आंखें चुराना सिखा दिया। ये तो कुछ वैसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति दिन भर आंखें बंद करके ध्यान में बैठा है, उसे भीतर ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, लेकिन उसे ये होश ही नहीं है कि उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं या उसके शरीर को पोषण चाहिए। वो इस भौतिक सच्चाई को ही नकार चुका है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और यही वो कारण है जिसकी वजह से एशिया को इतिहास में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारी नुकसान हुआ। जी, इसी एकांगी या एक तरफा सोच के चलते एशिया में भयानक रूप से भौतिक और राजनीतिक कमजोरी आई। भले ही एशियाई देशों के पास नैतिकता, कला और आध्यात्मिकता की एक बहुत ही महान विरासत थी। बिल्कुल, उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन दार्शनिक विचार थे। लेकिन जब बाहर से ऐसी ताकतें आई जिनके हाथों में बंदूकें थीं, तो केवल उपनिषद और दर्शन शास्त्र की किताबें उन्हें रोक नहीं पाईं। इतिहास गवाह है कि केवल आंतरिक शांति किसी समाज को बाहरी हमलों से नहीं बचा सकती। बाहरी दुनिया में टिके रहने के लिए आपको भौतिक ताकत, तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति की जरूरत होती है, जो कि उनके पास नहीं थी। जी, चूंकि पूर्व ने बाहरी दुनिया को माया समझकर नकार दिया था, इसलिए उन्हें लंबे समय तक विदेशी आक्रमणों, लूट और पराधीनता का सामना करना पड़ा। गरीबी और गुलामी फैल गई। एकदम। इससे ये साबित हो गया कि बिना शारीरिक और मानसिक मजबूती के केवल आत्मा का विकास समाज को जिंदा नहीं रख सकता। तो अगर मैं ऐसे सही से समझ रहा हूं, पूर्व ने जो गलती की वो थी बाहर की दुनिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि पश्चिम ने, जिसने अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ बाहर की दुनिया पे लगाया, उसने सब कुछ सही कर लिया? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में पश्चिमी मॉडल को ही सफलता का पैमाना माना जाता है। अगर हम पश्चिम के मॉडल को करीब से देखें तो उनका नजरिया पूर्व से एकदम उल्टा रहा है। वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ रहे हैं। उनके लिए बस वो चीजें मायने रखती हैं जिन्हें छुआ जा सके, मापा जा सके और जिसका इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, मतलब भौतिक दुनिया। बिल्कुल। उन्होंने भौतिक विकास को ही इंसान का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य मान लिया। और इसके नतीजे भी बहुत साफ हैं। हाँ। अगर हम पिछले कुछ 100 सालों का इतिहास देखें तो पश्चिम ने विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था और चिकित्सा के क्षेत्र में जो चमत्कार किए हैं वो सच में अविश्वसनीय हैं। उन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा, उन्हें डिकोड किया और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने गरीबी से लड़ने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए और एक से बढ़कर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीआर सरकार का लेख यहाँ एक बहुत ही गहरी बात की तरफ इशारा करता है। अच्छा, वो क्या? पश्चिम की ये प्रगति भी उसी तरह की एक एकांगी या एक तरफा प्रगति थी जैसी पूर्व की थी, बस दिशा अलग थी। मतलब उन्होंने भी बैलेंस नहीं रखा। जी, आज पश्चिम के पास अत्यधिक भौतिक समृद्धि है, लेकिन इसके बावजूद वो एक बहुत ही भयानक सामाजिक असंतोष और आध्यात्मिक खालीपन से जूझ रहे हैं। यही वो बात है जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती है। हम आज के मॉडर्न समाज को देखते हैं, लोगों के पास सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है। बिल्कुल। जेब में लेटेस्ट स्मार्टफोन है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, मेडिकल फैसिलिटी एकदम टॉप क्लास है, सब कुछ है उनके पास। फिर भी जिस विकास के पीछे आज पूरी दुनिया अंधी होकर भाग रही है, वही विकास पश्चिम में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और तनाव का सबसे बड़ा कारण बन गया है। सही कहा आपने। मेरा मतलब है, अगर उनके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए, तो फिर ये खालीपन क्यों है? इस क्यों का जवाब इंसान की अपनी बनावट में ही छिपा है। अच्छा। देखिए, हम इंसान केवल एक मशीन या मांस का पुतला तो है नहीं जिन्हें चलने के लिए सिर्फ पेट्रोल या खाने की जरूरत हो। बिल्कुल नहीं। हमारी कुछ भौतिक जरूरतें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा। विज्ञान इन जरूरतों को बहुत अच्छे से पूरा करता है। लेकिन जब ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद इंसान का मन कुछ गहरा, कुछ अर्थपूर्ण खोजना चाहता है। कोई ऐसा मकसद जो सिर्फ चीजें खरीदने या उपभोग करने से बड़ा हो। यानी वो जो कॉर्पोरेट रैटर्स है ना, सोमवार से शुक्रवार तक पागलों की तरह काम करो, वीकेंड पे शॉपिंग मॉल जाओ, महंगी चीजें खरीदो, सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉल करते रहो और फिर सोमवार को वही सब दोबारा शुरू कर दो। एक समय के बाद ये सब एकदम बेमानी लगने लगता है। और यही पश्चिम की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब किसी समाज का पूरा सिस्टम केवल चीजों को इकट्ठा करने और प्रॉफिट कमाने पर सेट हो जाता है, तो वहां इंसान की चेतना या आत्मा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। सब कुछ बहुत सतही हो जाता है। जी,
पश्चिम ने भारी दुनिया को तो जीत लिया, उन्होंने चांद पर कदम भी रख दिया, लेकिन इंसान के भीतर की जो दुनिया है ना, उसे पूरी तरह से खाली छोड़ दिया है। सच में। धन की अधिकता ने ही वहां एक मानसिक संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि लोग को ये समझ ही नहीं आ रहा कि इस धन का असली मकसद क्या है। तो अगर हम इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि पूर्व के पास आत्मा तो थी, लेकिन शरीर बहुत कमजोर और बीमार हो गया। हाँ। और पश्चिम के पास शरीर और दिमाग बेहद शक्तिशाली हो गए, पर आत्मा कहीं बहुत पीछे छूट गई। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है, और सरकार का लेख यही स्थापित करता है कि ये दोनों ही एक्सट्रीम रास्ते अंततः फेल हो गए हैं। सही बात है। कोई भी समाज केवल एक पहिए के सहारे प्रगति की गाड़ी नहीं खींच सकता। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल जो यहाँ बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अब आगे क्या? जब हमें पता चल गया है कि सिर्फ अध्यात्म से देश नहीं चलता और सिर्फ पैसे से दिमाग शांत नहीं होता, तो इसका प्रैक्टिकल समाधान क्या है? यहीं पर आनंद मार्ग की विचारधारा और पीआर सरकार का महासमन्वय यानी ग्रैंड सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अच्छा। उनका दर्शन इसी संतुलन पर सबसे ज्यादा जोर देता है। वो कहती हैं कि एक आदर्श समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब पूर्व का अंतर्मुखी नजरिया और पश्चिम का बहिर्मुखी विज्ञान एक साथ आएं। दोनों का मिलना जरूरी है। जी, हमें एक ऐसी प्रगति चाहिए जहां शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर एक साथ विकास हो। मुझे इस समन्वय को लेकर एक उदाहरण सूझ रहा है। बताइए। जरा सोचिए कि विज्ञान और तकनीक इंसान के शरीर की मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम की तरह हैं। ठीक है। ये हमें ताकत देते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं और हमें बाहरी खतरों से बचाते हैं। लेकिन अध्यात्म उस शरीर के भीतर बैठी वो चेतना है जो ये तय करती है कि उन मांसपेशियों का इस्तेमाल करके हमें असल में चलकर जाना कहाँ है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अगर आपके पास सिर्फ चेतना है लेकिन मांसपेशियां काम नहीं कर रही तो आप बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, जो कि पूर्व के साथ हुआ। हाँ, और अगर आपके पास सिर्फ ताकतवर मांसपेशियां हैं लेकिन कोई चेतना नहीं है तो आप बस इधर उधर हाथ पैर मारेंगे और सब कुछ तहस नहस कर देंगे। जो आज की भौतिकवादी दुनिया कर रही है, ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है। शुक्रिया। देखिए, विज्ञान हमें साधन देता है, शक्ति देता है, लेकिन अध्यात्म हमें ये बताता है कि उस शक्ति का उपयोग निर्माण के लिए करना है या विनाश के लिए। बिल्कुल। लेख में इस सहयोग को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर बांग्ला कहावत का जिक्र किया गया है, दिबे आर निबे मिलावे मिलवे। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि ये एक लेन देन की प्रक्रिया होनी चाहिए, देना और लेना दोनों का संतुलन। तो किस तरह का लेन देन? पूर्व के पास जो गहराई है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के तरीके हैं, वो पश्चिम को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकते हैं। पूर्व उन्हें सिखा सकता है कि इस अंधी भौतिक दौड़ के बीच मन को शांत कैसे रखना है और जीवन का असली अर्थ कैसे खोजना है। और बदले में पश्चिम क्या देगा? पश्चिम अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता पूर्व को दे सकता है। पश्चिम का विज्ञान पूर्व को उस गरीबी, भुखमरी और भौतिक कमजोरियों से बाहर निकाल सकता है जिसने उसे सदियों तक गुलाम बनाए रखा। तो मतलब ये एक पारस्परिक सहयोग है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कागज पर और थ्योरी में तो ये सब बहुत ही शानदार और आदर्शवादी लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन असली दुनिया में, जहां देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जहां पैसे और पावर की होड़ मची है, वहां इस संतुलन को जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है? हम समाज के इस ढांचे को बदलेंगे कैसे? लेख के अनुसार इस संतुलन को जमीनी स्तर पर लागू करने का केवल एक ही सबसे कारगर तरीका है। अच्छा, वो क्या है? वो है हमारी शिक्षा प्रणाली। एजुकेशन। जी, एजुकेशन ही वो टूल है जो पीढ़ियों की मानसिकता तय करता है। स्रोत सामग्री हमें प्राचीन पूर्वी शिक्षा प्रणाली यानी गुरुकुल और आश्रम व्यवस्था का उदाहरण देती है। जब आप आश्रम व्यवस्था कहती हैं तो दिमाग में वही पुरानी छवि आती है कि हम सबको छोड़कर जंगलों में चले जाएं और पेड़ों के नीचे बैठकर मंत्र पढ़ें। क्या हमें वापस उसी दौर में जाना होगा? अरे नहीं नहीं, कतई नहीं। यहाँ वापस जंगलों में जाने की बात नहीं हो रही है। तो फिर? बल्कि उस शिक्षा के कोर लॉजिक या मूल सिद्धांत को समझने की बात है। प्राचीन गुरुकुलों में छात्रों को दुनिया से काटा नहीं जाता था। अच्छा। वहां की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत ही गजब का संतुलन था जिसे पराविद्या और अपराविद्या कहा जाता था। इन दोनों में क्या फर्क है? पराविद्या का अर्थ था आध्यात्मिक ज्ञान, यानी खुद को कैसे नियंत्रित करना है, अपनी भावनाओं को कैसे समझना है। ये इंसान का आंतरिक विकास था। भीतर की दुनिया। जी। और अपराविद्या का अर्थ था सांसारिक ज्ञान, यानी कृषि कैसे करनी है, अर्थशास्त्र कैसे चलाना है और धनुर्विद्या या कूटनीति का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मतलब एक ही जगह पर दोनों चीजें सिखाई जाती थी। बिल्कुल।
एक ही आश्रम में छात्र ध्यान भी करता था और अस्त्र चलाना भी सीखता था। ये भीतर की शांति और बाहर की ताकत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। ये तो आज के हमारे स्कूलों से एकदम अलग है। हाँ, बहुत अलग है। आज की जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली है, जिसे आज पूरी दुनिया ने, यहाँ तक कि पूर्व ने भी पूरी तरह से अपना लिया है, उसका पूरा फोकस सिर्फ अपराविद्या पर है। एकदम सही कह रहे हैं आप। हम बच्चों को दिन रात कोडिंग, गणित, फिजिक्स और फाइनेंस सिखा रहे हैं। हम उन्हें एक बेहतरीन वर्कर या सफल मशीन तो बना रहे हैं, लेकिन नैतिकता, करुणा और खुद को जानने की कला को हमने सिलेबस से ही बाहर फेंक दिया है। और यही वजह है कि आज का पढ़ा लिखा समाज इतना तनावग्रस्त और दिशाहीन महसूस करता है। बिल्कुल। सरकार का लेख इस बात पे जोर देता है कि भविष्य के एक आदर्श मानव समाज के लिए यह अनिवार्य है कि शिक्षा की आधारशिला केवल किताबी ज्ञान न हो। तो फिर क्या हो? नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानवता होनी चाहिए। हमें अपने स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में पश्चिमी विज्ञान के साथ पूर्वी दर्शन को मिलाना ही होगा। जब बचपन से ही यह संतुलन सिखाया जाएगा, तभी समाज का असली ढांचा बदलेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो जो बहुत ही मशहूर ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था ना, कि पूरब और पश्चिम कभी नहीं मिल सकते। ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट। जी, तो ये बात पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। बिल्कुल। आनंद मार्ग की विचारधारा किपलिंग के इस निराशावादी विचार को पूरी तरह से नकारती है। पीआर सरकार एक सार्वभौमिक समाज यानी यूनिवर्सल सोसाइटी की बात करते हैं। यूनिवर्सल सोसाइटी? जी, ये एक ऐसा लक्ष्य है जहां पूर्व और पश्चिम अलग-अलग भौगोलिक हिस्से नहीं रह जाते, बल्कि इंसान के भीतर की दो शक्तियां बन जाती हैं जो मिलकर काम करती हैं। पूर्व की आत्मा और पश्चिम का विज्ञान न केवल मिल सकते हैं, बल्कि इनका मिलना ही मानव जाति के भविष्य को बचाने का इकलौता रास्ता है। जब हम इस पूरी चर्चा को देखते हैं, तो ये बात किसी किताब से निकलकर सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाती है। कैसे? मतलब हम सब सुनने वाले अपनी जिंदगी में इसी पूरब और पश्चिम को बैलेंस करने की जद्दोजहद में लगे हैं। हाँ, ये तो है। एक तरफ हम मंडे मॉर्निंग की मीटिंग्स में बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, करियर में ग्रो करना चाहते हैं। ये हमारे भीतर का पश्चिमी विज्ञान है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी हफ्ते के आखिर में हम सब शांति ढूंढने के लिए कहीं पहाड़ों पर जाना चाहते हैं या बस घर पर योगा मैट पर बैठकर सांसों पर ध्यान लगाना चाहते हैं। ये हमारे भीतर बैठी पूर्व की आत्मा की पुकार है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। देखिए, बिना बाहरी सफलता के, बिना पैसे और सुरक्षा के इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। लेकिन बिना आंतरिक शांति के वो सारी सफलता, वो सारा पैसा एकदम अर्थहीन और खोखला लगने लगता है। इसलिए संतुलन ही चाबी है। तो आज के इस अध्ययन से हमें ये तो साफ हो गया है कि दोनों में से किसी एक को चुनना समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो टपकती छत वाला घर भी नहीं चाहिए और वो बिना घरमाहट वाला आलीशान महल भी नहीं चाहिए। हमें दोनों को साथ लेकर चलना होगा। एकदम सही। खैर, इस चर्चा को अब हम यही विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो मुझे इन नोट्स को पढ़कर आया और जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। बताइए। मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो जरा कल्पना करें कि अगर हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में बदल जाए, हाँ, अगर वो विज्ञान और अध्यात्म का ये उत्तम संतुलन हासिल कर ले, तो भविष्य की दुनिया कैसी होगी? बहुत ही अलग होगी। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भीतर से बहुत गहरा आध्यात्मिक हो, जो हर जीव में एक ही चेतना देखता हो, जिसमें गजब की करुणा हो, अगर वो व्यक्ति क्वांटम फिजिक्स की किसी नई थ्योरी पर काम करे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करे, तो क्या होगा? वाह! क्या वो एआई और वो तकनीक आज की तुलना में बिल्कुल अलग नहीं होगी? क्या वो कहीं अधिक मानवीय, ज्यादा दयालु और शायद कम विनाशकारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये कुछ वैसा ही है कि उस खाली ठंडे महल के अंदर अंततः किसी ने रोशनी और गर्माहट भर दी हो। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखा रहे हैं और किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। सुनते रहिए और सोचते रहिए।